अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के लिए बेहद खास दिन है। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 121 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। प्रधानमंत्री मोदी भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके साथ ही आज अयोध्या का राम मंदिर संपूर्ण हो गया। ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा अर्चना की। इसके बाद रामलला के दर्शन भी किए। पीएम मोदी रामलला के लिए वस्त्र लेकर पहुंचे थे। आज सुबह अयोध्या पहुंचते ही पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने काफिले पर फूल बरसाए और जगह जगह महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। आपको बता दें, राम मंदिर पर ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर प्रांगण में बने सभी मंदिरों के दर्शन किए। सप्तऋषि मंदिर, शेष अवतार मंदिर, निषाद राज मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन किए। अहिल्या देवी मंदिर और फिर आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर में दर्शन करने के साथ पूजा अर्चना भी की। इस वक्त हम आपको उन सभी मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री ने आज सुबह दर्शन किए हैं। तो राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैकाले का जिक्र किया और आह्वान किया कि हमें अगले 10 सालों में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी होगी। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये समय कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वार्थ से पहले राष्ट्रहित हो। ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है। ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा। मंदिर के प्रांगण से प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत की बात भी कही। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया। सबके प्रयास से ही 2047 में विकसित भारत का निर्माण होगा। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा, और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा।
तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष पर प्रहार होना भी शुरू हो गया। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण करने को प्रधानमंत्री मोदी का सौभाग्य बताया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दुर्भाग्य है कि वो राम मंदिर दर्शन करने नहीं पहुंचे। आज तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव राम मंदिर दर्शन करने नहीं आए, क्या कहेंगे महाराज? अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने राम मंदिर दर्शन करने के संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर दूसरे मंदिरों के दर्शनों का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा की मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो ये है कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, आस्थावान रहे, सकारात्मक रहे। तो राम राज्य से कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। शाम 7:57 पर जरूर देखें। चलिए बात करते हैं एसआईआर की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं और इसे तुरंत रोकने की मांग भी कर रही हैं। उनका कहना है कि एसआईआर लोगों के लिए अनावश्यक परेशानियां पैदा कर रहा है। वहीं राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए दावा किया कि एसआईआर एक लोकतांत्रिक और आवश्यक प्रक्रिया है। राज्यपाल का आरोप है कि बंगाल में कुछ लोग एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और समाज में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। SIR is an essential process of our commitment to hold free and fair elections. Its aftermath is used for misleading people and even trying to create dissensions in society and also exhorting people for mutiny and riots. India is strong enough to unearth any fake identity card or any fake attempt to enter into our territory and live here without valid permit from this nation. चलिए अब आपको इथोपिया में फटे ज्वालामुखी से जुड़ा बड़ा अपडेट दे दे। इथोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 10,000 साल बाद अचानक से फट गया। विस्फोट इतना बड़ा हुआ कि राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 14 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई और अब ये राख इथोपिया से 4300 किलोमीटर दूर भारत भी पहुंच गई है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब तक ये राख फैलती हुई दिखाई दे रही है। तो ज्वालामुखी के फटने का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ा है। करीब 14 किलोमीटर ऊंचा राख का गुब्बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्गों को बाधित कर रहा है। डीजीसीए ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके बाद एयर इंडिया और आकाशा एयर ने कई उड़ानें रद्द कर दी है। तो कितना खतरा है जानते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे भारतीय एविएशन पर इस ज्वालामुखी के फटने का कितना असर पड़ा है? जी, करीब 12,000 साल के बाद ये वॉल्केनो इरप्शन हुआ है। इथोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी है और जब ये इरप्शन हुआ उसके तुरंत बाद एक गुबार, खासतौर पर जो ऐश है और जो चट्टान के कण हैं उनका गुबार करीब 14 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गया और तेज़ हवा की वजह से ट्रैवल करते हुए पूरे गल्फ रीजन होते हुए ये भारत तक पहुंच चुका है और इसका असर भारत सहित दुनिया भर के एविएशन पे पड़ रहा है। एयर इंडिया का कहना है कि उसे अपनी 11 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फ्लाइट्स हैं। न्यूयॉर्क से दिल्ली है, दुबई से मुंबई है, इस तरह की कई सारी फ्लाइट्स उन्हें कैंसिल करनी पड़ी। ठीक इसी तरह से आकाशा एयर का कहना है कि उसने अपनी जेद्दा और कुवैत की जो फ्लाइट्स हैं उन्हें इसे कैंसिल करना पड़ा। इंडिगो ने भी कहा है कि उसकी ऑपरेशंस पे असर हुआ है, हालांकि उन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए हैं कि कितनी फ्लाइट्स उन्हें इम्पैक्ट हुई है। साथ ही डीजीसीए ने एक एडवाइजरी जारी की है। डीजीसीए का कहना है कि तमाम एयरलाइंस और एयरपोर्ट को इसे लेकर अलर्ट मोड पे रहना है और खासतौर पे अगर किसी भी तरह के स्मोक या स्मेल ज्वालामुखी से जो संबंधित
संबंधित है वो अगर महसूस होती है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। ये जो पूरा असर है खास तौर पे जो सिलिका के कण होते हैं और चट्टान के कण होते हैं वो किसी एयरक्राफ्ट के इंजन पर प्रभाव डाल सकते हैं, साथ ही जो सेंसर्स हैं उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो तमाम एयरलाइंस को जो है काफ़ी अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया है। रोहन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस असर की आपने जानकारी दी, कब तक रह सकता है ये, और क्या दिल्ली एनसीआर में AQI पर भी इसका कुछ असर देखने को मिला है? जी, दिल्ली की AQI पे सीधा बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो गुबार है, ये जो चट्टान के गढ़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है, करीब 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई की रेंज में ये चट्टान के कण है, जबकि जो AQI मेजर की जाती है वो ज़मीन के काफ़ी करीब मेजर की जाती है। तो सीधा असर तो नहीं रहेगा, लेकिन जो एक तरह की धुंध है वो ज़रूर बनी रहेगी। और एक जो दूसरी चिंता की बात जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है जो वातावरण में है, वो चिंता की बात ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसका असर बहुत लंबा नहीं रहेगा क्योंकि एक तो जो विंड की वजह से ये अब ऑलरेडी जो चाइना का एयर स्पेस है वहां तक पहुंचने लगा है और आज शाम के बाद जो है भारत के एयर स्पेस से ये लगभग हट जाएगा, तो फिर लोगों को जो राहत है वो मिल सकती है इससे। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी बैंक की बात करें तो ये ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ। मार्केट की पूरी जानकारी अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, मंथली एक्सपायरी भी है आज और बाजार में काफी ज्यादा जो प्रेशर है वो हमें बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी करीब 0.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। वहीं अगर सेंसेक्स की तरफ नजर डाली जाए तो 300 अंकों का दबाव यहां पे भी देखने को मिला है। बट ऑन द फ्लिप साइड बैंकिंग में थोड़ा सा रुझान ठीक ठाक था एज कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन बात करी जाए ब्रॉडर मार्केट की तो मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देखा गया है एज कंपेयर टू मेजर इंडेक्स अच्छी साइड में देखा गया है। इनफैक्ट रियलिटी पैक, मेटल पैक में भी अच्छी खासी तेजी। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर हम बात करें आईटी में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ था। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक किस तरीके का रुझान रहा है। हिंडाल्को जैसे कि मैंने बोला मेटल पैक में तेजी थी। बीईएल, एसबीआई और श्रीराम फाइनेंस अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इनफैक्ट बात करें पीएसयू सेक्टर की तो वहां पे आज रुझान पॉजिटिव साइड में था। गिरने वालों में से अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर, पीवी, ट्रेंट और साथ ही साथ इन्फोसिस में एक प्रेशर बाउंड अप होता हुआ नजर आया। ब्रॉडर मार्केट की बात कर ले, आदित्य बिरला कैपिटल, फीनिक्स मिल्स, फेडरल बैंक और साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अच्छे खासे गेन्स आज के सत्र में देखे गए हैं। लूजिंग पॉकेट में टाटा कम्युनिकेशन, एसीसी, केपीआईटी टेक और साथ में आईजीएल, यहाँ पे भी एक जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दिया। तो यानी कि आईटी पैक में जो रुझान था वो हमें स्लोअर साइड में देखने को मिला। एफएमसीजी में फ्लैट कारोबार था और जो सेक्टर आज आउट परफॉर्म करे हैं वो है मेटल और साथ में रियलिटी। चलिए, सोशल मीडिया पर फैली अश्लीलता को रोकने के लिए सरकार सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एथिक कोड में बदलाव की तैयारी कर रही है। अश्लीलता को बढ़ा चढ़कर दिखाने पर इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी भी मुहैया करा दी है। डिटेल्स दे रहे हैं असीम मनचंदा। सोशल मीडिया पर अश्लीलता काफी तेजी से फैल रही है। कुछ महीने पहले जब यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि जो अश्लीलता है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए या फिर कोई गाइडलाइंस लेकर के आए। अब केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल कर दिया है। सरकार के मुताबिक जो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है, सरकार उसमें बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार के पास आईटी एक्ट 67 के अंदर अधिकार है कि वो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सके। इसके बाद कोई भी अगर सोशल मीडिया पर महिला के साथ कोई अभद्रता या जो अनुचित व्यवहार है या उसके अश्लीलता को बढ़ावा देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी। दोनों अपराध की श्रेणी के अंदर इसमें आ सकते हैं। साथ ही अगर कोई दिव्यांगों के साथ कोई भला बुरा व्यवहार करता है या उसके भला बुरा बोलता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार ने ये जो रिस्ट्रिक्शंस है इसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार इसको लागू कर सकती है, जिसके बाद आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर जो अश्लीलता फैल रही है उसके ऊपर रोक लग सकेगी। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है। टीम ने ढाका में चीनी ताइपे को 35-28 से हराया। भारत ने ग्रुप चरण के सभी 4 मैचों में शानदार जीत
हासिल की है। सेमीफाइनल में भारत ने ईरान को 33-21 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। भारत 11 देशों के टूर्नामेंट में टॉप पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह ने टीम को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर भव्य जीत पर बधाई दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको ये जानकारी दे दें, उत्तराखंड के चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर 2:56 पर शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। इस भव्य नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बंद होने से पहले मंदिर को खूबसूरत फूलों से सजाया गया और सेना के बैंड की धुन पर और भगवान बद्री विशाल के जयकारों से पूरा धाम गूंज उठा। कपाट बंद होते ही भगवान बद्री विशाल की स्वयंभू मूर्ति, भगवान उद्धव और कुबेर जी की मूर्तियां अपने शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना हो गई। कपाट बंद होने के साथ ही भगवान बद्री विशाल, भगवान उद्धव और कुबेर जी की मूर्तियों को अपने शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना किया गया। परंपरा के मुताबिक माता लक्ष्मी अब गर्भगृह में विराजमान रहेंगी और गर्मियों में कपाट खुलने तक पूजा अर्चना जारी रहेगी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। नया लेबर कोड आ गया है और अब असली सवाल ये कि आपकी जेब भरेगी या फिर हल्की होगी, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी वर्क लाइफ पर पड़ेगा। तो पूरे लेबर कोड को समझने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 एपिसोड की स्पेशल सीरीज और आज चैप्टर 1 में बात करेंगे आपकी सैलरी की, यानी कि आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलने वाला है। तो जरूर देखिए शाम 5:57 पर नया लेबर कोड चैप्टर 1 सैलरी।